दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ऐसा किरदार, ऐसी सिचुएशन जो आपको हर सेकंड सीट से चिपकाए रखेगी। क्या होता है जब एक आम इंसान अजीब और डरावनी घटनाओं में फंस जाता है, और सबसे बड़ा सवाल, अंत में क्या होता है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 5 नवंबर को फ्राउ ने पिछले कुछ महीनों से लिखे जा रहे नोट्स को उठाया और एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने का फैसला किया, जिसमें बताया गया कि वह पहाड़ों में एक केबिन में कैसे फंस गई। यह सब मई में शुरू होता है, जब फ्राउ 2 दोस्तों और उनके कुत्ते लिंक्स के साथ छुट्टी पर जाती है। फ्राउ को जानवरों की आदत नहीं है और वह बेचारे जानवर के साथ असहज महसूस करती है। जब वे आखिरकार केबिन में पहुंचते हैं तो वे शांत हो जाते हैं और दोस्त पास के एक गांव में पब में जाने का फैसला करते हैं। फ्राउ थक जाती है, इसलिए वह लिंक्स के साथ रहती है। ऊबकर वह कुत्ते को सहलाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंक्स उस पर झपट पड़ता है। वह दिन भर ब्यूटी केयर, धूम्रपान और कुत्ते के साथ अजीब नजरों का आदान प्रदान करने में बिताती है। अंत में वह जल्दी सो जाती है। अगले दिन फ्राउ उठती है और लिंक्स को दरवाजे के पास रोते हुए पाती है। वह उसे बाहर जाने देती है ताकि वह खुद को राहत दे सके, और वह घर की तलाशी लेती है, लेकिन पाती है कि उसके दोस्त वापस नहीं आए हैं। उन्हें कुछ हो गया है। इस चिंता में फ्राउ लिंक्स के साथ गांव की ओर जाने लगती है। अचानक वह लिंक्स को रोते हुए सुनती है और उसके पास जाती है। जाहिर है कि उसने किसी तरह उसकी नाक पर चोट मारी है, लेकिन वह कारण नहीं समझ पाती। फ्राउ आगे बढ़ती रहती है, लेकिन लिंक्स उसका पीछा करने के बजाय वापस चला जाता है। कुछ कदम चलने के बाद फ्राउ एक अदृश्य दीवार से टकराती है। उलझन में वह उसे अपने हाथों से छूती है, यह पुष्टि करते हुए कि वहां एक अवरोध है जो उसे आगे नहीं जाने देगा। वह धड़कन भी सुन सकती थी, लेकिन यह सिर्फ उसकी अपनी दिल की धड़कन थी। फ्राउ को लगता है कि यह अजीब है कि कोई अलार्म नहीं बजा और कोई उत्सुक ग्रामीण अवरोध को देखने नहीं आया। चाहे वह कितना भी जोर लगाए, वह आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए वह वापस जाने का फैसला करती है। सड़क के नीचे वह 2 लोगों के साथ एक फार्म हाउस पाती है, लेकिन अदृश्य दीवार उसे उनसे बातचीत करने से रोकती है। उसकी आवाज अवरोध को पार नहीं करती है और किसान समय में जमे हुए लगते हैं। हालांकि नल से पानी बहता रहता है। हार मानकर फ्राउ केबिन में वापस आती है और सिगरेट पीती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब लिंक्स ही उसका एकमात्र साथी है। इसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए वह वापस सड़क पर जाती है और फिर से धक्का देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यह न जानते हुए कि और क्या करना है, फ्राउ बिस्तर पर चली जाती है। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह बाहर जाकर जांच करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे पता चलता है कि अवरोध अब घर के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है। फ्राउ चिल्लाना शुरू करती है और अपने बिस्तर में जाग जाती है, जहां लिंक्स पहले से ही उसका स्वागत कर रहा होता है। वह तुरंत दरवाजा चेक करती है और पुष्टि करती है कि सब ठीक है। फिर वह टहलने के लिए बाहर जाती है और वर्तमान में फ्राउ लिखती है कि उसे याद नहीं है कि उसने उस दिन और क्या किया था। ऐसा लगता है कि स्थिति की वास्तविकता उसके दिमाग को चकरा देती है। फ्राउ 2 बजे केबिन में वापस आती है और अपने दोस्तों की दूरबीन लेकर इलाके पर नजर रखती है। फार्म हाउस में मौजूद जोड़ा अभी भी नहीं हिला है और वह निष्कर्ष निकालती है कि वे मर चुके हैं। गांव वालों के लिए भी यही बात है। वह अपने दोस्तों के बारे में सोचती है और सोचती है कि क्या उसे उनके साथ अंत तक जाना चाहिए था। उस समय लिंक्स भौंकना शुरू कर देता है और भाग जाता है। जब फ्राउ उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसे एक गाय मिल गई है। पहले तो वह डर के मारे छिप जाती है, लेकिन फिर वह जानवर के पास जाती है और उससे दोस्ती करती है। उसे दूध पिलाने के लिए केबिन में वापस ले आती है। फ्राउ गाय का नाम बेला रखती है, यह बताते हुए कि वह एक आशीर्वाद और बोझ दोनों है। अगले दिन फ्राउ अपने दोस्तों की कार में बैठ जाती है और गांव की ओर सड़क पर चलती है। उम्मीद करती है कि गति उसे पार करने देगी। वह दूसरी तरफ एक परित्यक्त वाहन भी देख सकती है जो उसे उम्मीद देता है। दुर्भाग्य से यह काम नहीं करता है और कार बैरियर से टकरा जाती है। अपने खून बहते घाव को अनदेखा करते हुए फ्राउ दीवार को छूती है और सोचती है कि इसके पीछे क्या मतलब है। अगले 10 दिनों तक फ्राउ बैरियर को पार करने का कोई उपाय खोजने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वह आखिरकार वास्तविकता का सामना करती है और बिस्तर पर टूट जाती है, क्योंकि वह स्वीकार करती है कि कोई भी उसके लिए नहीं आ रहा है। वह खुद को मिटाने के बारे में भी सोचती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके दोस्तों ने केबिन में खाने पीने की चीजें भर दी हैं और इसके बजाय वह उनकी यादों को धन्यवाद देने के लिए जीवित रहने का फैसला करती है।
इन चीजों में ढेर सारी लकड़ियां और कुछ आलू शामिल हैं, इसीलिए फ्राउ उन्हें बाहर ले आती है और अपना खुद का आलू का खेत शुरू करती है। लिंक्स मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर खुदाई करती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, फ्राउ हर सुबह घड़ियों को घुमाती है और कैलेंडर से तारीख को पार करके ट्रैक करती है। 30 मई को पूरे दिन बारिश होती है, इसलिए फ्राउ अंदर रहने का फैसला करती है। हालांकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है और वह हाथ में चाकू लेकर जांच करने जाती है, लेकिन बाहर एक गीली बिल्ली म्याऊं करती हुई पाती है। बिल्ली को भी गोद ले लिया जाता है और अब फ्राउ के पास 3 जानवर साथी हैं। अकेलेपन की दुनिया में लिंक्स उसका एकमात्र दोस्त बन गया है। आखिरकार फ्राउ शिकार करने की कोशिश करने का फैसला करती है। उसने पहले कभी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया था और जब वह एक हिरण को गोली मारने की कोशिश करती है तो वह झटके से घायल हो जाती है और जानवर डर कर भाग जाता है। जैसे ही वह इधर उधर भटकती है, उसे फिर से क्षतिग्रस्त कार मिलती है और वह रेडियो चेक करती है, लेकिन ज्यादातर स्टेशनों पर स्थिर और सिर्फ एक पर संगीत होता है। उसे एक नक्शा भी मिलता है, इसीलिए वह उसका अनुसरण करने और घाटी तक पहुंचने का प्रयास करने का फैसला करती है। लिंक्स साथ आता है और वे कई घंटों तक चलते हैं जब तक उन्हें एक परित्यक्त ट्रक नहीं मिल जाता। फ्राउ उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्भाग्य से बाधा आ जाती है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। नक्शे का अनुसरण करते हुए बहुत खोजबीन करने के बाद फ्राउ बाधा के अंदर के विभिन्न क्षेत्रों को याद कर लेती है। अब वह घाटियों तक सबसे तेज सड़कों से जा सकती है, जिससे वह दूसरे जानवरों को लंबे समय तक छोड़े बिना एक ही दिन में आ जा सकती है। कभी कभी उसे दूसरे केबिन मिल जाते हैं, लेकिन वे हमेशा खाली रहते हैं। कम से कम वह उनसे उपयोगी वस्तुएं तो ले सकती है। गर्म धूप में लिंक्स के साथ घास पर लेटना और पक्षियों के गायन को सुनना फ्राउ के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव बन जाता है, जो अब प्रकृति से अधिक जुड़ाव महसूस करती है। जब वह फिर से शिकार करने की कोशिश करती है तो उसे दोषी महसूस होता है, लेकिन उसे जीवित रहने के लिए हिरण के मांस की आवश्यकता होती है। रात में उसे सोने में परेशानी होती है, क्योंकि उसे याद आता है कि मरने से पहले हिरण किस तरह दर्द में लौट रहा था। वह अपने पहले शिकार के बारे में कभी नोट नहीं करती, क्योंकि उसे इससे घृणा होती है। एक रात फ्राउ को बहुत तेज आंधी के कारण सोने में परेशानी होती है। अगली सुबह उसे कैबिनेट से आती हुई आवाज सुनाई देती है और वह उसे खोलती है और पाती है कि बिल्ली ने बच्चे को जन्म दिया है। बिल्ली का बच्चा सफेद है, इसलिए फ्राउ उसका नाम पर्ल रखती है। वह एक छोटी सी गंदी चीज के रूप में शुरू होती है, लेकिन अंततः पर्ल एक सुंदर बिल्ली बन जाती है। फ्राउ को एहसास होता है कि वह अपना समय जानवरों के बारे में चिंता करने में बिताती है, ताकि वह अपनी स्थिति के बारे में न घबराए, और उसने अपने पुराने कामकाजी जीवन की जिम्मेदारियों को अपने प्यारे दोस्तों की देखभाल की जिम्मेदारी से बदल दिया है। 20 जुलाई को फ्राउ घास के मैदान में घास काटना शुरू करती है, जबकि लिंक्स चुपचाप उसका साथ देता है। इससे उसके हाथ दुखते हैं और शरीर थक जाता है, लेकिन फिर भी वह हर दिन घास को केबिन में वापस ले जाती है। वापस लौटते समय वह हमेशा फार्म हाउस की जांच करती है, लेकिन अवरोध अभी भी वही है। मौसम और उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसे पूरे घास के मैदान की कटाई करने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं। फ्राउ को एहसास होने लगता है कि जीवित रहना कितना कठिन है और वह रोती है, लेकिन वह फिर भी खुद को मिटा नहीं पाती, क्योंकि वह अपने जानवरों को छोड़ना नहीं चाहती। वह अवसाद से ग्रस्त हो जाती है और उसे फिर से जीने के लिए बाहर जाने में 2 सप्ताह और लग जाते हैं। जंगल में उसे पेड़ों पर फल और जमीन पर दूसरी सब्जियां मिलती हैं, जिससे वह पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर पाती है। अब फ्राउ और उसके पालतू जानवर बहुत बेहतर भोजन का आनंद लेते हैं। एक दिन फ्राउ को एक पेड़ पर लटके अजीब कपड़े मिलते हैं और वह डर कर उन्हें देखती है, हालांकि यह केवल एक बुरा सपना है। शरद ऋतु को उसका पसंदीदा मौसम माना जाता है, फिर भी उसे सोने में परेशानी होती है और बुरे सपने और भी बदतर हो जाते हैं। उसे फ्लू हो जाता है और वह दिन का अधिकांश समय थका हुआ बिताती है। शुक्र है कि लिंक्स हमेशा उसे खुश करने के लिए मौजूद रहता है। फ्राउ इस बात से हैरान है कि वह कभी भी गुस्से में नहीं रहता है और अक्सर उसकी संगति के लिए उसे धन्यवाद देने के लिए गले लगाती है। वर्तमान में फ्राउ बताती है कि लिंक्स चला गया है, फिर भी वह जब भी सैर पर जाती है तो खुद को उससे बात करते हुए पाती है। 27 अक्टूबर को पहली बर्फ गिरती है, लेकिन यह केवल कुछ दिनों तक रहती है। फिर गर्म हवाएं आती हैं जो पूरे दिन और रात शोर मचाती हैं। फ्राउ के लिए सोना और भी मुश्किल हो जाता है। हवा 3 दिन तक चलती है और जब फ्राउ आखिरकार घर से बाहर निकलती है तो वह पर्ल को बाहर मृत पाती है। लिंक्स की देखरेख में बिल्ली को उचित तरीके से दफनाया जाता है। बाद में सर्दियों के बीच में
फ्राउ नदी के किनारे एक लोमड़ी को देखती है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। वह पर्ल की मौत के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती और कैसे वह जंगल में एकमात्र प्राणी है जो सही और गलत की अवधारणा रखती है। अंत में वह दया चुनती है। केबिन में फ्राउ हर दिन बेला को ब्रश करती है, उसे अब एक बहन की तरह सोचती है। वह देखती है कि गाय बहुत गोल हो गई है और सोचती है कि क्या वह गर्भवती है। आखिरकार फ्राउ के पास फिर से शिकार पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और जब वह हिरण के दिल को साफ करती है तो उसके हाथों में उसका एहसास उसे रात में सोने में मुश्किल देता है। 11 जनवरी को फ्राउ देखती है कि बेला को थोड़ा खून बह रहा है और वह पूरे दिन उस पर नजर रखती है। शाम को वह बेला को एक प्यारे बछड़े को जन्म देने में मदद करती है। सर्दियों के दिन भारी बर्फबारी से भरे हुए गुजरते हैं। फ्राउ मौसमी अवसाद से ग्रस्त हो जाती है और बिस्तर से केवल इसलिए उठती है क्योंकि लिंक्स उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। जब उसे याद आता है कि उसे लिंक्स की देखभाल करनी है तो खुद को मिटाने के बारे में कोई भी विचार दूर हो जाता है। सर्दी बीतने के बाद फ्राउ घास के मैदानों में से एक केबिन में जाने का फैसला करती है। 25 मई को वह अपने सभी जानवरों को इकट्ठा करती है और वे अपने नए घर तक पहुंचने के लिए एक साथ यात्रा करते हैं। सुंदर चरागाह को देखकर फ्राउ को भविष्य के लिए और अधिक उम्मीद होती है। तब से वह जानवरों, सितारों और अपने आसपास की प्रकृति के साथ शांति से रहती है। उन दिनों की उसकी यादें इतनी ताजा हैं कि वह नोट्स नहीं लेती। पहली बार वह संतुष्ट महसूस करती है। 16 अक्टूबर को फ्राउ फिर से नोट्स लेना शुरू करती है और अपना अधिकांश समय अपनी लकड़ी की आपूर्ति को दोगुना करने में लगाती है। उन दिनों की उसकी यादें कमजोर हैं और 10 दिसंबर को उसे एक प्रविष्टि मिलती है जिसे उसने लिखा नहीं है, जिसमें लिखा है समय तेजी से बीतता है। जैसे ही बर्फ गिरती है फ्राउ अधिक दार्शनिक हो जाती है और सोचती है कि कैसे जानवरों और मनुष्यों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपना जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है। एक दिन वह देखती है कि घर के आसपास अक्सर एक सफेद कौआ उड़ता रहता है जिसे उसका काला परिवार अनदेखा करता है। फ्राउ को सफेद कौआ प्यारा लगता है और वह दूसरे कौओं को उनके भेदभाव के लिए दोषी ठहराती है। जब भी उसका झुंड उसे छोड़कर जाता है तो वह सफेद कौए के लिए खाना भी छोड़ना शुरू कर देती है। आखिरकार फ्राउ को बैरियर के अंदर रहते हुए 2 साल बीत जाते हैं और तब तक वह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भूल चुकी होती है। उसने ये उम्मीद भी छोड़ दी होती है कि उसे कोई ढूंढ पाएगा। जून की शुरुआत में वह और उसके जानवर एक नए घर में चले जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह बदलाव उनके मूड को बेहतर बनाएगा। दुर्भाग्य से वह पहली गर्मियों का जादू वापस नहीं ला पाती है। एक दोपहर फ्राउ और लिंक्स टहलने से वापस आ रहे होते हैं और अचानक लिंक्स को उनके घर के पास कुछ सुनाई देता है, इसलिए वह तुरंत उस ओर दौड़ता है। जब तक फ्राउ वहां पहुंचती है तब तक वह एक अजीब आदमी को, बेला के बेटे को कुल्हाड़ी से मारते हुए देखकर डर जाती है। जब लिंक्स उस आदमी को रोकने के लिए उस पर कूद पड़ती है तो फ्राउ अपना हथियार ढूंढने के लिए घर की ओर दौड़ती है। दुर्भाग्य से वह इतनी तेज नहीं है और जब वह बाहर आती है तो लिंक्स पहले ही मारा जा चुका होता है। क्रोधित होकर फ्राउ उस आदमी को गोली मार देती है और निराशा में लिंक्स से लिपट जाती है। इसके बाद फ्राउ उसके छोटे शरीर को दफनाने के लिए ले जाती है, जबकि बेला दुखी होकर आवाजें निकालती है क्योंकि उसे उसका बेटा मिल गया है। आदमी के शरीर को बिना किसी पश्चाताप के चट्टान से नीचे फेंक दिया जाता है। अब कुछ भी महसूस करने में असमर्थ फ्राउ बेला और बिल्ली के साथ दूसरे घर में चली जाती है। जल्द ही फ्राउ काम पर वापस चली जाती है और जिंक्स की अनुपस्थिति का मतलब है कि उसे अपने विचारों के साथ अकेले रहना पड़ता है। वर्तमान में फ्राउ कहती है कि वह आगे बढ़ चुकी है और जीवित रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अपने जानवरों की यादों को हमेशा संजोकर रखा। वह 25 फरवरी को अपनी रिपोर्ट समाप्त करती है क्योंकि उसके पास और कोई कागज नहीं है और वह सफेद कौवे को खाना खिलाने के लिए बाहर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धांसू मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।